नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो बैठे हैं शख्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर रह चुके हैं, देश के जाने माने विधिवेत्ता भी हैं, प्रोफेसर MP सिंह साहब। सर से ये आज बात करना चाहेंगे, उनसे कुछ जानना चाहेंगे। वो जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि केंद्र सरकार ने IPC की धारा में काफी कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित एक बिल राज्यसभा में पिछले मानसून सत्र में पेश भी कर दिया गया है। तो इन IPC की धारा में जो कुछ भी परिवर्तन होने जा रहे हैं उससे संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर या टोटल अपने देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी चर्चा होती रही है, बार बार ये कहा जाता है कि ये कानून अंग्रेजों का है और उसको जस का तस भारत ने आज़ादी के बाद स्वीकार किया। तो हम इसमें कितना सही है, कितना गलत है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम मुखातिब होते हैं प्रोफेसर सिंह साहब के साथ। आपका स्वागत है सर। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। सर, इस जो राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, हम लोगों को बताएं। अजय जी, ऐसा है कि ये जो 3 विधेयक गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने मानसून सत्र के अवसान होने के समय राज्यसभा में पेश किया, इसके सब्सटेंस या सार को समझने के पहले इसके पीछे के सम्यक परिप्रेक्ष्य को समझना बहुत जरूरी है। एक तो जो वर्तमान शासक दल है, इनको ऐसा लगता है कि अगर सभी चीजों का नाम हिंदी में कर दिया जाए, आपको पता होगा कि इसको लेके दक्षिण के प्रांतों में विरोध अभी प्रारंभ हो गया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का इस पर बहुत गंभीर वक्तव्य आ चुका है। दक्षिण के प्रांतों का ये कहना है कि भारतीय 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 जो हिंदी में तीनों विधेयकों का नाम रखा गया, ये एक प्रकार से दक्षिण भाषी प्रांतों पर हिंदी थोपने की भी साजिश है। दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि हम लोग कॉमनवेल्थ देशों के सदस्य हैं जी, और कॉमन लॉ देशों में कॉमन लॉ सिस्टम है लॉ का, जी, जिसको हमने ब्रिटिश वैधानिक पद्धति से लिया है। एक बात समझने की जरूर है कि जब इंसान के विरुद्ध होता है, तो वो चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या भारत में हो, अपनी सुरक्षा के प्रति प्रत्येक मुल्क के नागरिक की वही प्रतिक्रिया और भावना होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक हत्या ऑस्ट्रेलिया में की गई और एक हत्या भारत में की गई, तो भारतीय व्यक्ति का रिस्पांस एक ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई या ब्रिटिश व्यक्ति से कोई अलहदा होगा, अलग होगा। लेकिन इनका जो एक नए किस्म का राष्ट्रवाद है, उसमें एक बड़ा सतही तत्व है कि अगर हर चीज का नाम बदल दो जी, तो वो भारतीय राष्ट्रीयता का द्योतक हो जाता है।
स्टिकर लगाने से। जी, हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि दिल्ली में राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया। जी लेकिन आप जानते होंगे कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता है। सर्वप्रथम वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जी संसद सदस्य, जी और वो उसी के आसपास उसका दफ्तर और निवास है जिसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया। लेकिन राजपथ के नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के बाद परिणाम ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो मूलतः लोकसभा का सदस्य है, उसकी लोकसभा राज्यसभा में जाने की कर्तव्य ही खत्म हो गया। तो आप इस रहस्य को अजय जी समझिए कि नामकरण की जो ये प्रक्रिया चली है, जी उसका वास्तविक जीवन में असर क्या होता है, जो जिस तरह से जबरन अविश्वास प्रस्ताव पेश करके प्रधानमंत्री को उनके कर्तव्य की तरफ खींचा गया। जी ये नाम बदलने से नहीं हुआ, हाँ हाँ ये राजनीतिक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति और विरोधियों की एकजुटता के कारण हुआ। जी अब आप इस परिप्रेक्ष्य को समझिए कि अभी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, जिनको महामहिम भी कहा जाता है, उन्होंने जो भाषण दिया उसमें धर्म की जगह उन्होंने पंथ कर दिया, जी जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक शाश्वत एजेंडा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द है संविधान में, हाँ पंथ निरपेक्षता है नहीं। जी है। आरएसएस के लोगों का कहना है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये यूरोपीय अवधारणा है, ये पंथ निरपेक्ष देश है। तो जिस राष्ट्रपति ने वर्तमान संविधान की शपथ लिया है, उस शपथ का उल्लंघन करते हुए, उसका वायोलेशन करते हुए उन्होंने पंथ शब्द का उपयोग किया। जी भारत का उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अब एक राज्यसभा का सदस्य है, रंजन गोगोई जी इन लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू किया, उसके पीछे इनका मंतव्य है कि संविधान का जो मूल रचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ वह एक विवादित अवधारणा है, और उसी बात को एक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देबराय जी, उन्होंने एक लेख लिख दिया 3 दिन पहले मिंट अखबार में कि अब समय आ गया है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाए। तो आप अजय जी एक बात समझिए, एक जर्मन वर्ड है, एक विधि के दार्शनिक का वो शब्द है ग्रुंडनार्म। तो जो उच्चतम न्यायिक व्यवस्था होती है संविधान, उसी से बाकी न्यायिक व्यवस्थाएं अपनी शक्ति को ग्रहण करती हैं। जी तो इन लोगों की इच्छा है कि ग्रुंडनार्म या जो सर्वोच्च विधि व्यवस्था संविधान में निहित है, उसी को बदल दिया जाए। इसके एक तरह से उसकी आत्मा को नहीं, आत्मा को भी, संरचना को भी, शरीर को भी, केवल आत्मा को नहीं, शरीर सहित। हाँ, आत्मा के बारे में तो संविधान बनने के बाद भारतीय ध्वज के बारे में, सारी चीजों के बारे में आरएसएस से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक का कहना है कि इस संविधान की आत्मा भारतीय नहीं है। वो लोग मनुस्मृति को ज्यादा भारतीय वैधानिक व्यवस्था मानते हैं। खैर, मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता, बहुत इतर हो जाएगा आपने जो हमें विषय दिया है। अब इन्होंने
3 विधेयकों को पेश किया। जी इन्होंने इंडियन पिनल का कोड का नाम रख दिया भारतीय न्याय विधेयक, जी या भारतीय, दूसरा नाम इन्होंने कर दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का नाम था, और तीसरा कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जी अगर आप तीनों विधेयकों को पढ़ेंगे तो मैं एक उदाहरण दे दूं कि जैसे आप केक बनाते हैं तो उसकी टॉपिंग आप करते हैं, ऊपर थोड़ा कुछ फूल पत्ता, हाँ। कुछ उसमें चेरी का टुकड़ा लगा देंगे, कुछ काजू वगैरह मेवा बादाम छिड़क देंगे, जी। इसको टॉपिंग कहते हैं। जी जी तो इन तीनों विधेयकों की जो मूल चीजें हैं वो 3-4 चीजों में ही निहित है कि ये सरकार चाहती क्या है। असल में ये सरकार हमारे मौलिक और अधिकारों और मानवाधिकारों को नहीं चाहती, और वो फौजदारी विधियों के द्वारा एक किस्म का आज्ञाकारी समाज चाहती है, अच्छा और उसका यंत्र होगा भय। जी और ये भय उत्पन्न किया जाएगा फौजदारी कानूनों के द्वारा। अब उदाहरण के तौर पर रोलेट कमीशन बैठाया गया, जिसको हम लोग आमतौर पर सेडिशन कमेटी भी कहते हैं। ये भारतीय दंड संहिता के मूल प्रति में नहीं था, जी इसीलिए इसकी धारा को कहते हैं 124A। कानून में जब आप धारा के संग A, B, C ये सब पाने लगते हैं जी। तो इसका मतलब है कि ये मूल आख्यान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसके पीछे बरतानवी औपनिवेशिक मानसिकता ये थी, क्योंकि गदर प्रारंभ हो गया था 57 का, जी 1857 का, और अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि विद्रोह का प्रारंभ हो गया है। जी तो राजनैतिक आवाज को कुचलने के लिए उन्होंने ये देशद्रोह के कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क में ये लाए। जी जी ये धारा इंग्लैंड में ही समाप्त हो गई है, राजद्रोह। जी, जिस देश के लोगों ने इसे बनाया वही समाप्त हो गई। हमारे ऊपर जबरन शासन करने के लिए, हाँ। उस प्रजातांत्रिक मुल्क में ही ये धारा समाप्त कर दी गई। ये धारा अमेरिका में भी नहीं है, किसी सभ्य प्रजातांत्रिक मुल्क में नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कई रिट फाइल की है, जो केस चल भी रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। और ये जो तुषार मेहता हैं, जी जो कि एक तरह के वर्तमान शासन व्यवस्था के वैधानिक बाउंसर हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस तरह से हड़काते हैं, डांटते हैं जजेस को वगैरह वगैरह, फिर उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। तो यह विधि शास्त्रियों का, विद्वानों का, बड़े बड़े अधिवक्ताओं का, सामाजिक संगठनों का, मानवाधिकार संगठनों की ये लगातार मांग रही कि सेडिशन के कानून को अब हटा देना चाहिए एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जबकि सारे सभ्य समाजों ने हटा दिया। मान लीजिए रूस, चाइना या कुछ अफ्रीकी देशों को छोड़ दीजिए, सूडान है, ये है, वो है, तो सभ्य प्रजातांत्रिक विकसित समाजों में ये नहीं है। जी ये मांग चल रही थी। अमित शाह जी ने क्या किया कि 124A को हटाकर सेडिशन नाम हटा दिया, जैसे राजपथ कर्तव्य पथ हो गया, अब ये धारा 150 हो गई।
और सेडिशन के जो दमनकारी विश्लेषणात्मक अवधारणाएं थी उनको और गंभीर कर दिया राज्य के आतंक को बढ़ाने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर इसकी परिभाषा जो इस समय है, जो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस से ले रहा हूं आपकी मदद के लिए, मैं पढ़ देता हूं अंग्रेजी में, फिर हिंदी भी कर दूंगा। सेक्शन 150 स्टेट्स whoever purposely or knowingly by words, माने शब्दों के माध्यम से, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आइदर स्पोकन और रिटन, लिखित या बोले गए शब्दों के माध्यम से, और बाई साइन, चिन्हों के माध्यम से, जैसे कार्टून, और बाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह, और बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, हाँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और बाई यूज ऑफ फिनेंशियल मीन्स और अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट सेसेशन और आर्म रिबेलियन or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities, or endangers sovereignty, unity or integrity of India, indulges in or commits any such act shall be punished। मिनिमम पनिशमेंट कर दिया 7 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास। तो अब इसमें यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी डाल दिया, इसको पारिभाषित नहीं किया कि इंटीग्रिटी माने होता क्या है, सोवरेनिटी क्या है। हम कोई बयान दे दें, हाँ, और एक सबसे गलत काम या अन्यायपूर्ण कार्य ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, मैकॉले ने पुलिस को अधिकतम 15 दिन तक किसी को जेल में रखने की शक्ति दिया था। इस नए कानून से 60 से 90 दिन का दे दिया। 15 दिन का वो 90 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 4 से 6 गुना बढ़ा दिया। तो आप ये समझिए कि इन कानूनों का मानवीकरण हुआ कि अमानवीकरण हुआ। राज्य का आतंक घटा कि बढ़ा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ज्यादा बढ़ी या उसका हनन बढ़ गया। यहां पर मैं एक निवेदन आपसे और कर दूं कि हमारे आपराधिक विधि या पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य यंत्र है वो है पुलिस। जी, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 20 साल 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पुलिस रिफॉर्म कीजिए, लेकिन आज की सत्ता और प्रादेशिक सत्ताएं पुलिस के ही बल पे चलाई जा रही हैं। बिल्कुल, इसलिए इन्होंने पुलिस रिफॉर्म पर कुछ नहीं किया। जस्टिस एएन मुल्ला की अध्यक्षता में आज से 35-40 साल पहले एएन मुल्ला कमेटी बैठाई गई जेलों में सुधार पर, उस पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इनकी अर्जुन की तरह निगाह थी कि कैसे हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट किए गए विचारों पर खतरनाक किस्म से रोक लगाएं। जी, भय का वातावरण व्याप्त करके फौजदारी कानूनों का। जी जी जी, इसमें इन्होंने पब्लिक ऑर्डर भी जोड़ दिया, लोक व्यवस्था। हाँ हाँ। अब इसी के समकक्ष आप एक कानून को और देख लीजिए। इन्होंने भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता थी, जी, उसमें एक आतंकवाद की परिभाषा जोड़ दिया
टेररिज्म का, जो अभी तक नहीं थी। आप जानते होंगे कि आतंकवाद से डील करने के लिए यूएपीए एक्ट है, जिसमें जमानत ही नहीं मिल पा रही है। हाँ। 4-4, 5-5 साल से आप देखते होंगे उमर खालिद और वो जो महाराष्ट्र में पकड़े गए प्रोफेसर लोग, एक तो स्टेन स्वामी मरी गए, जी जी, यूएपीए एक्ट में बंद किए गए थे जेल में। वो तुमको तो पार्किंसन हो गया था, जी जी, वो तो सीख मांग रहे थे चूस कर पानी पीने के लिए, वो नहीं दिया गया न्यायालयों के द्वारा और वो मर गए। तो टेररिज्म को जरा सुनिए ठीक से। टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड अंडर द लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। According to the bill, a terrorist is one who commits any act in India or foreign country with the intention to threaten the unity, integrity and security of India, to intimidate the general public, सामान्य नागरिक में भय पैदा करना। अब ये कैसे नापेंगे आप इसका तो कोई कि सामान्य नागरिक में भय पैदा हुआ कि नहीं? पुलिस कह देगी कि भय पैदा हुआ, आपको यूएपीए में उठा के डाल देगी कि आप टेररिस्ट एक्ट आपने किया। अब आप सड़ जाइए जेल में, स्टेन स्वामी की तरह मर जाइए। तो दहशत पैदा करना एक आज्ञाकारी समाज के लिए। और ए सेगमेंट thereof or to disturb public order। मान लीजिए किसान आंदोलन हुआ, हाँ, ठीक है, ये दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए। इसमें इन्होंने जोर दिया कि अगर आप आवश्यक सेवाओं को बाधित करते हैं वह भी टेररिज्म है। मान लीजिए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, हाँ, जल कल के विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, या जैसे राफेल खरीदा गया जी जी, तो एचएएल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। तो एसेंशियल सप्लाई को बाधित करने और लोक व्यवस्था, जैसे सड़क पर बैठ गए दिल्ली में तो लोक व्यवस्था को पुलिस कहेगी कि आप बाधित कर रहे हैं, इन सबको उठा के यूएपीए में डाल दिया जाए। अब जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि इस देश में अब दुनिया के अधिकतम देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है, हाँ, लेकिन इन्होंने मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया। ठीक है। इसके बाद प्रिजन रिफॉर्म पर कोई काम नहीं किया। पुलिस रिफॉर्म जो एक आतताई राज्य व्यवस्था का मूल यंत्र उपकरण है, जी जी, उसकी शक्ति को इन्होंने और बढ़ा दिया। जो वो 15 दिन तक जेल में रख सकती थी, अब वो 60 से लेकर 90 दिन तक आपको कैद में रख सकती है। तो 15 दिन भी तो कहने को था, उसमें भी 90 दिन 100 दिन उससे हाँ, ज्यादा लोग पड़े रहते थे, बिना टालते जाते थे। अब इन्होंने कुछ, मान लीजिए जैसे एक मर्डर होता है, हाँ, और वो एक समूह में लोग जाते हैं, तो अगर 5 से ज्यादा लोग हैं तो सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत सभी को सजा होती थी, सजाए मौत। जी। अगर 2 या उससे ज्यादा है तो सेक्शन 34 में सभी को सजा होती थी। अब ये जो लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग, जी, मॉब लिंचिंग में इन्होंने अगर मर्डर भी कर दिया जी, तो चूंकि मॉब लिंचिंग इनके राजनीतिक सत्ता प्राप्ति और ध्रुवीकरण का एक माध्यम है, तो उसमें मैक्सिमम सजा केवल 7 साल होगी। क्या बात। अब आप इस पूरे अभियान के रहस्य जो पीछे छिपा है इसको समझिए। जी जी, ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर बच्चों का रेप होता है तो उसमें इन्होंने सजा को बढ़ाया है, और कुछ छोटे मोटे प्राविधानों में इन्होंने काफी संशोधन किया है। कुछ इन्होंने टॉपिंग की तरह छोटा मोटा अच्छा काम भी किया है। अब जैसे कि
ये एक नाम दे रहे हैं काफी लंबा सा, जो मैंने आपको बताया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। जी जी जी। अब उसका नाम जो है इन्होंने दे दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जी ये असल में सुरक्षा की संहिता नहीं है, ये आपराधिक विधि में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया की संहिता है। ये अपने आप में कोई सुरक्षा नहीं देती है। जी जी जी। कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे एफआईआर होगा, कैसे जांच करेगी, कैसे मुकदमों का प्रोसिक्यूशन करेगी, कैसे फैसला दिया जाएगा, ये प्रक्रिया की संहिता है। ये अपने आप में कोई सुरक्षा नहीं देती। जी समझ गए ना हाँ। आप? तो इस तरह से अगर आप इसको मतलब बहुत व्यापक डिटेल में न जाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक भ्रम का मायाजाल बनाकर जी कि मैं औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा जो कानून लादा गया था उसमें हम हर में भारतीय जोड़ दे रहे हैं, तो वो कानून भारतीय हो गया। अगर आज किसी मुल्क का कानून बहुत प्राचीन होगा, वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं होगा, तो आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में खास तौर से जग हंसाई होगी। हाँ ठीक है, तो मतलब संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन जो प्रयत्न किया गया माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, यह तो किया तो गया कि गुलामी की मानसिकता से अब हम मुक्त होने जा रहे हैं इन तीनों विधानों के द्वारा, लेकिन इसके पीछे जो इसकी आत्मा है वह एक आज्ञाकारी समाज की स्थापना है। और उस आज्ञाकारी समाज की स्थापना के लिए जिस सामान्य भय की आवश्यकता है जी जनता में फैलाने की, वो इन तीनों कानूनों के माध्यम से किया जाएगा। एक चीज इन्होंने रूस से प्रेरणा लेके, जैसे प्रिजन लेबर था, हाँ कि छोटे छोटे अपराध जैसे 5,000 तक की चोरी है, पॉकेटमारी है, उसमें हम उनको जेल में न डाल के उनसे कह देंगे कि जाके आप कोई लोकहित का कार्य करिए, कोई श्रमदान करिए और किसी की मदद करिए। वो इस तरह का एक उनको कार्य सौंपा जा सकता है। ये कहते हैं कि जेल की भीड़ को थोड़ा कम किया जाएगा, जो छोटे छोटे अपराध में लोग हैं। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि जेल से लोग छोड़ दिए जैसे जा रहे हैं, जैसे बिल्किस बानो का केस है, हाँ, या जो बिहार के एक माफिया आनंद सिंह छोड़े गए जी तो इनका कहना है कि अधिक से अधिक ये हो सकता है कि अगर वो मृत्यु दंड का अपराधी है तो उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। और अगर आजीवन कारावास का अपराधी है तो उसे 7 साल के बाद छोड़ा जा सकता है। हाँ रिहा किया जा सकता है। यह जरूरी था इनको करना, क्योंकि इन्होंने बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा किया था जी, तो उसके लिए इन्होंने एक आवरण तैयार किया है इस प्रयास के माध्यम से। तो इसमें काफी दूसरी एक इन्होंने चाल ये चला है कि अगर आप भारतीय दंड संहिता को देखेंगे तो हर धारा के 2 हिस्से होते थे, 2 नंबर होता था जी, एक और बात याद आई कि इन्होंने डिफेमेशन को नहीं हटाया, जबकि दुनिया के सारे सभ्य प्रजातांत्रिक मुल्कों में डिफेमेशन अब अपराध नहीं है। आप उस पर दीवानी मुकदमा कर सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं जी, जी, कि हमारी प्रतिष्ठा को इतनी क्षति पहुंची, आपकी प्रतिष्ठा का आर्थिक आधार क्या होगा वो तो समझा जा सकता है।
तो उसको भी नहीं हटाया इन्होंने, मृत्यु दंड को भी नहीं हटाया, पुलिस रिफॉर्म को भी नहीं किया, जेल में सुधार भी नहीं किया। जी। तो कुछ छोटे छोटे इन्होंने सराहनीय काम भी किए हैं। हाँ। ये बात नहीं, हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई अपराध हुआ धारा 399 में, या चोरी हुई 378 में, अपराध की परिभाषा है। हाँ। और 379 में उसका दंड है। जी। तो इन्होंने दोनों को मिला के एक धारा का कर दिया, और ये शोर कर रहे हैं भारतवर्ष में कि हमने बहुत अधिक धाराओं को खत्म कर दिया। जी। खत्म नहीं किया, मिला दिया। मिला दिया। तो इस तरह की ढेर सी चालबाजियां इसमें की गई हैं, लेकिन इसके मूल तत्व में एक राज्य का भय पैदा करके एक आज्ञाकारी समाज की रचना करना है, और अपने विद्रोहियों को अधिकतम सजा देनी। अधिकतम दिन के पुलिस के कब्जे में रखना, और अधिकतम उनके संग अन्याय और उनकी प्रताड़ना करना। हमें तो मूल उद्देश्य यही दिखाई पड़ता है। मतलब लबोलोब आप इस पूरी जो प्रक्रिया अपनाई गई है भारतीय दंड संहिता में की धाराओं में परिवर्तन करके, अभी मैं सुन रहा था पिछले दिनों जैसे ही ये परिवर्तन विधेयक लाया गया, उसके बाद कपिल सिब्बल साहब का इंटरव्यू एक हुआ था, और उसमें वो बता रहे थे कि जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो आपने अभी जिक्र किया, हाँ। कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने हक की आवाज बुलंद नहीं कर सकता नहीं, है। इवन जजेज, हाँ, न्यायाधीशों पर भी मुकदमा किया जा सकता है। जी जी जी। हाँ। जी जी। उठा के आपको सेडिशन में बंद कर देंगे। मैंने आजादी के बाद से या आजादी के दिनों से जो ये नियम, जो ये कानून देखिए लाए गए थे। अजय जी, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन से हाँ। लेकर हाँ। जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जिसने संविधान बनाया, जिसमें नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू, बड़े बड़े लोग थे। एक्चुअली ये संविधान के प्रारंभ से ही इस संविधान और इसके, देखिए इसको ऐसे समझा जाता है विधि शास्त्र में त्रिभुज से, जी, कि ये शीर्षस्थ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। और इस शीर्षस्थ लॉ से फव्वारा यहां से निकलता है और बाकी कानून इससे प्रेरणा लेते हैं। जी जी जी। तो ये शीर्षस्थ लॉ पर भी हमला करना चाहते हैं, इसी को बदल देना चाहते हैं, और नीचे के कानूनों का उपयोग ये एक आज्ञाकारी समाज तैयार करना चाहते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रतिरोध, विरोध, सत्याग्रह जो गांधी की अवधारणा थी, धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का आंदोलन, किसी भी प्रकार का डिसेंट, इन सब को, या सेडिशन तो हटा दिया नाम। हाँ हाँ। 150 सेक्शन हो गया, ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध के हेडिंग में डाल दिया सेक्शन 150। सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने के लिए इन्होंने, अब ये तुषार मेहता तर्क देंगे कि हमने सेडिशन हटा दिया, जी जी जी। क्योंकि 150 धारा अब हो गई। उसी तरह से टेररिज्म की परिभाषा देकर ये जो जन आंदोलन है, जो विरोध के स्वर हैं, वो सब का ये गला घोटना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि टॉपिंग है, हाँ। इधर उधर छोटे मोटे परिवर्तन करके ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा इनका उपलब्धि जो बता रहे हैं, जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया, जी। वैसे इंडियन को भारतीय कर दिया। से विकलांगों को दिव्यांग कह दिया, हाँ, नए नए शब्दों को गढ़ और करके। दिव्यांग जब जा रहा है मांग करने अपनी सैलरी की, नौकरी की, तो पुलिस उसको लाठी से मार रही है। हाँ। तो ये पुलिस स्टेट ये बना रहे हैं, जैसे चाइना है, रूस है, हंगरी है, तुर्की है, ये इन लोगों से प्रभावित है। बोल्सोनारो था ब्राजील में। ये सभी लोग मोदी जी के परम मित्र हैं।
आप माफ कीजिएगा हमको, जी 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 जी, सब लोग नहीं, मित्र हैं। हाँ हाँ, मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो आजादी के बाद से और अब तक जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको समाप्त करने या उसको खत्म करने की नहीं, देखिए, दिखावटी रूप से लोकतांत्रिक रहेगा, चुनाव होगा, हाँ, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लेकिन विरोध पक्ष नहीं रहेगा। वही वही मेरा कहना था कि हम जब अपने हक के लिए आगे आते हैं या विपक्ष एक राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं प्रताप भानु मेहता जी, जिनको अशोका यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया गया सरकार के द्वारा। उन्होंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, हाँ, चयनित अधिनायकवाद, चुना हुआ अधिनायकवाद, ये कायम करना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि ये अभी एक्ट नहीं बना, नहीं तो हमको आपको भी पकड़ लेते थे। हाँ जी जी, अच्छा हुआ कि हम लोग इसके बनने के पारित होने के पहले बोल रहे हैं। चलिए, अब अच्छा, पारित कैसे करवाया जा रहा है? ध्वनि मत से 2-2 मिनट में 21 बिल पास हो गई, कोई चर्चा नहीं। नहीं। एक चीज और आपको बता दें कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में जो 5 लोग थे वो कोई आपराधिक विधि शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं थे। एक तो महेश जेठामलानी थे जो भाजपा से एमपी हैं, एक रणवीर सिंह पहले वाइस चांसलर थे दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, एक जीबी जोशी हैं, एक बलराज चौहान है। एक भी न्यायाधीश, एक भी क्रिमिनल लॉ का प्रोफेसर, एक भी आपराधिक विधि का बड़ा अधिवक्ता, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, उनके इस निर्माण की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है। ये खास किस्म की कोटरी 5 आदमियों को बनाकर चुपके से। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ की प्रक्रिया ये थी कि पहले इसको समाज में सर्कुलेट किया जाता था, वेबसाइट आती थी, राय मांगते थे। पता ही नहीं चला कि इसमें किसकी राय मांगी गई, कपिल सिब्बल तक को नहीं मालूम जी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में कि किससे राय मांगी गई। तो यह एक गुप्त रूप से यह एक प्रकार की इनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा है, और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक ये आज्ञाकारी समाज बनाना चाहते हैं, वो उसी का ताना बाना ये तीनों विधेयक हैं। लेकिन यहाँ एक चूक भी तो हो सकती है, हमेशा यही सत्ता में तो रहेंगे नहीं। अगर ये कानून बन जाता है तो ये कानून कल अगर ये सत्ता से बाहर होते हैं और दूसरा दल अगर सत्ता में आता है तो वो इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। भाई, कोई भी सत्ता अपनी शक्ति में क्षरण क्यों चाहेगा? आपने तो पर्चा दिया, हाँ, लेकिन समाज तो अलोकतांत्रिक हो गया। बिल्कुल, मैं सत्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है दूसरी सत्ता इनसे भी ज्यादा आतताई आ जाए, बिल्कुल, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का क्या होगा? वो तो आप इलेक्शन कमीशन को पूरा कब्जे में कर दिए, जी, चीफ जस्टिस जो उसमें रहना था आपने हटा दिया, आप सारी संस्थाओं पर कब्जा करते जा रहे हैं, तो दूसरी सत्ताएं आएंगी तो वो क्यों लोकतांत्रिक हो जाएंगे? क्या रास्ता आप दिखा रहे हैं? आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे। हाँ, ये एक तरह से तो छद्म रूप से आपने लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। प्रक्रिया तो यही है, अंदर से दिखा कंकाल रहेगा, कंकाल रहेगा, उसके अंदर हृदय नहीं रहेगा। ठीक सर, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत कुछ इस कानून के बारे में जो हम लोग नहीं जानते, हम मतलब जनता के बारे को कोई जानकारी नहीं है,
कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन सुप्रीम, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी इसकी जानकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारियों, नहीं, अधिकारी, विधि विद्यालय जो है, जी, जैसे मेरी लॉ ऑफ फैकल्टी, हाँ, इसी में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पत्र नहीं आया। अरे भाई, यहां से कानून के, यहां से अधिवक्ता भी पैदा होते हैं, न्यायाधीश भी। हाँ, उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, एक दिन 9 महीने बाद निकल आया, 17 मतलब मानसून सत्र के अंतिम दिन आ गया एकाएक, और वो भी धरी मत से पारित भी हो गया। हाँ, नहीं पारित नहीं हुआ, अभी तो ये चला गया सेलेक्ट कमेटी। हाँ, जी जी जी, तो सेलेक्ट कमेटी में बहुमत तो इन्हीं का रहेगा। हाँ, कुछ विरोध पक्ष के लोग रहेंगे, अपनी वो विरोध को शायद दर्ज भी कराएंगे, लेकिन इनको उससे मतलब क्या है? वो तो नकार खाने में तूती की आवाज, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं, उनको तो ये कहेंगे कि ये भारतीयता के विरोधी है। हाँ, हमने गुलामी के कानूनों में परिवर्तन किया, तो ये हम उसका विरोध कर रहे हैं, ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो उनके खिलाफ केस भी बन जाएगा, हाँ। वो उनको जेल में भी डाल दिया। केस तो अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन राजनीतिक धार मिल जाएगी। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय लेने के लिए। आगे हम लोग फिर इस तरह की कोई, नहीं, बड़ा अच्छा लगा। अगर वास्तव में ये कानून के विद्यार्थियों में एक ये होता है कि कानून का व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, इससे प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं सुदृढ़ होती हैं। जी, जैसे स्विट्जरलैंड में तो वो हर आदमी की राय मानते हैं कानून बनाने से पहले, उसकी काउंटिंग करते हैं, तो जो बहुमत की राय होती है उसको पारित किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो खैर अंधेर गर्दी चल रही है, तो उसे ठीक सर, नमस्कार, हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।